ये कहानी है उत्तराखंड के रुड़की से। आप सबने रुड़की का नाम ज़रूर सुना होगा। रुड़की आईआईटी का बड़ा नाम है और शिक्षा के क्षेत्र में और मामले में रुड़की का नाम पूरे देश भर में है। बहरहाल हर जगह हर तरह की घटनाएं होती हैं, तो ये घटना रुड़की की है। हरिद्वार ज़िले में ये पड़ता है। रुड़की में एक गांव है झबीरन। इस झबीरन गांव में 20 फरवरी की सुबह सुबह, इसी साल की बात, इसी महीने की बात, 20 फरवरी की सुबह सुबह एक नौजवान की लाश गांव के शमशान घाट के पास पड़ी हुई मिलती है। लाश पर चाकुओं से बेइंतहा घाव किए जाने के, यानी चाकू मारे जाने के निशान थे और पूरी जो शर्ट थी मरने वाले शख्स की वो खून से सनी हुई थी। जहां पर वो गिरा हुआ था वहां पर भी खून ही खून भरा हुआ था। इसे देखकर ये बात साफ थी कि मरने वाले शख्स का कत्ल जो है वो चाकू मार कर ही किया गया है और कत्ल कहीं और नहीं बल्कि उसी जगह पर, उसी मौके पर किया गया है। किसी ने ये कत्ल होते हुए देखा नहीं था। गांव के शमशान घाट का इलाका था, तो जाहिर है शमशान घाट या कब्रिस्तान के इलाके आमतौर पर सुनसान ही होते हैं, आबादी से थोड़ी दूरी पर होते हैं। तो पुलिस को जब इस डेड बॉडी के बारे में, इस कत्ल के बारे में खबर मिली तो पुलिस की एक टीम फौरन झबीरन गाँव पहुंची। और चूंकि कत्ल का मामला था तो खुद जो ज़िले के एसपी हैं प्रमेंद्र डोभाल, वो भी वहाँ मौके पर पहुँचे और उन्होंने मौका वारदात का बड़ी बारीकी से मुआयना किया। डेड बॉडी को देखकर ये बात क्लियर थी कि इस लड़के का कत्ल कोई रैंडम तरीके से नहीं हुआ। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, चाकू मार दिया, चले गए, ऐसा नहीं। बल्कि लड़के के शरीर पर जिस तरह के चाकुओं के घाव थे उसे देखकर लगता था कि शायद किसी ने बहुत गुस्से में आकर या कोई पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए उस लड़के की हत्या की है। मरने वाले लड़के की पहचान अंकित चौधरी के नाम से हुई और अंकित चौधरी कहीं दूर दराज का नहीं बल्कि उसी गांव का रहने वाला था। गांव वालों ने पहचान लिया और ये पता चल गया कि गांव के लड़के की ही हत्या हो गई है। पूरे गांव में कोहराम मच गया। अब सवाल यह है कि अंकित की हत्या क्यों हुई है। लूटपाट के लिए हत्या होने का तो सवाल नहीं उठता है, क्योंकि रात के अंधेरे में सुनसान शमशान घाट के पास अंकित चौधरी जाएगा और वहाँ कोई उसे लूटने की कोशिश करेगा, इस तरह की संभावना नहीं के बराबर है, और वो भी गाँव के अंदर। तो फिर इस कत्ल के पीछे एनिमिटी यानी दुश्मनी की बात ही समझ में आती थी। पुलिस ने अब इसी बात को ध्यान में रखकर इस मामले की तफ्तीश शुरू की। अंकित चौधरी का पूरा जो हिस्ट्री है पुलिस ने वो निकाला, यानी जन्म कुंडली निकाली। और जब उसके बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि उस पर भी एक कत्ल का मामला है और इसके अलावा और भी आपराधिक मामले उस पर दर्ज हैं। अब कत्ल और आपराधिक मामला दर्ज होना ये अपने आप में एक बड़ा इशारा था, लेकिन ये बात इस्टेब्लिश्ड नहीं थी या इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी कि क्या वाकई कत्ल जो इसने किया था उसकी वजह से अंकित की हत्या हुई, उसके बदले में हुई, या कोई और वजह है। ये सारी बातें जो है वो अनक्लियर थी, साफ नहीं थी। पुलिस को ये पता चला कि अंकित चौधरी ने साल 2022 में उसी गांव के रहने वाले कपिल सैनी नाम के अपने एक दोस्त की हत्या कर दी थी। और दोस्त की हत्या भी ऐसी वैसी नहीं, कपिल सैनी के साथ अंकित की बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों अक्सर साथ में रहते थे, घूमते फिरते थे, उठना बैठना भी था। गांव के लोग जानते थे कि दोनों लड़के दोस्त हैं। मगर एक दिन 2022 की मैं बात बता रहा हूँ, कपिल सैनी जो है उसकी गांव में ही गोलियों से बिंधी हुई लाश मिली, यानी गोलियों से स्टडेड बुलेट्स, स्टडेड डेड बॉडी जो है वो गांव से बरामद हुई। तफ्तीश चालू हुई। किसी को अंकित के बारे में तब तक पता नहीं था, लेकिन जब तफ्तीश हुई तो कुछ ऐसे लोग मिले या कुछ ऐसे क्लू मिले सीसीटीवी के ज़रिए, जिससे ये बात इस्टेब्लिश हो गई कि लास्ट टाइम कपिल जो है वो अपने दोस्त अंकित के साथ ही देखा गया था। अब पुलिस ने अंकित को पूछताछ के लिए बुलाया और उससे सख्ती की। पहले वो झूठ बोलता रहा, लेकिन बाद में उसने कबूल लिया। दोनों दोस्तों के बीच में किसी बात को लेकर अनबन थी और उसी अनबन में अंकित चौधरी ने कपिल सैनी की हत्या कर दी थी और ये बात 2 साल पुरानी है। अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि अंकित चौधरी के कत्ल की क्या कहानी है। तो पुलिस ने अलग अलग टीमें बनाई इस मामले की जांच के लिए। कुछ टीमों को मुखबिरों के पीछे लगाया गया कि भाई मुखबिरों से जानकारी जुटाइए कि इस हत्या के पीछे की वजह क्या हो सकती है। कुछ टीमों को टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी गई, जिनसे कहा गया कि आप मोबाइल फ़ोन जो है उसकी कॉल डिटेल निकलवाइए, डंप डाटा चेक कीजिए, जो नंबर से उनको सर्विलांस पर लगाइए, सस्पेक्टेड नंबर जो हैं, सस्पिशियस नंबर, उनको जांच पर लगाइए। इस तरह से अलग अलग टीमों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई और इस पूरे केस का ओवरऑल सुपरविज़न ज़िले के एसपी प्रमेंद्र डोभाल वो खुद कर रहे थे। और उन्होंने जांच करते करते पुलिस टीमों को जब अलग अलग जिम्मेदारियां दी तो पुलिस टीम को धीरे धीरे इस कत्ल की गुत्थी जो है वो सुलझती हुई नजर आई। पुलिस को पता चला कि एक रोज़ पहले रात को, यानी
19 और 20 फरवरी की रात को उस शमशान घाट के पास, झबीरन के शमशान घाट के पास कुछ लड़कों को एक साथ घूमते हुए या बैठकर शराब पार्टी करते हुए देखा गया था। अब सवाल यह है कि ये लड़के कौन थे, उनकी पहचान कैसे होगी। गांव वालों से जब पूछताछ हुई तो गांव वालों ने अनभिज्ञता जताई इससे, और मुखबिरों ने भी अपने तौर पर जांच की, पता लगाया, पूछताछ की, तो झबीरन गांव के किसी लड़के के इन्वॉल्वमेंट की बात इसमें शुरुआती तफ्तीश में समझ में नहीं आई। तो ये भी एक रहस्य था कि जो भी लोग अंकित चौधरी के साथ लास्ट टाइम में थे शमशान घाट में, वो लोग कम से कम झबीरन के नहीं थे। ये बात शुरुआती तफ्तीश में सामने आ रही थी, लेकिन अब पुलिस को पता करना था कि वो लोग कौन थे। पुलिस ने अब उस इलाके के जो मोबाइल फ़ोन उस वक्त एक्टिव रहे होंगे, और ख़ासकर शमशान घाट के पास वाले टावर के मोबाइल फ़ोन जो एक्टिव थे, उन मोबाइल फ़ोन के बारे में भी पुलिस ने जानकारी एकत्रित करने की शुरुआत की, डंप डेटा कलेक्ट किया और पुलिस उसकी स्कैनिंग कर रही थी। इस बीच मुखबिरों ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठा की। एक पुलिस इन्फॉर्मर ने पुलिस के ऑफिसर को जानकारी दी कि पास में एक गांव है कुर्दी, और उस गांव का रहने वाला एक लड़का है विक्की। ये विक्की जो है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, ये पुराना इसका एंटीसीडेंट है क्राइम की दुनिया में। तो विक्की जो है वो झबीरन गांव में 19 और 20 तारीख की रात को मौजूद था, वो गया था। इतनी जानकारी पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस ने विक्की के बारे में जब जानकारी जुटाई तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड तो था ही। पता चला कि विक्की के साथ कुछ और भी लड़के उस गांव में, झबीरन गांव में आए थे, और ये लड़के, इनमें से ज़्यादातर लड़के एक और पड़ोस के गांव कुर्दी के रहने वाले थे। तो उन लड़कों की भी धीरे धीरे पहचान हो गई। विक्की, दीपांशु, अमन और रोहित, 4 लड़कों की पहचान हो गई। अब पुलिस ने इन 4 लड़कों को पकड़ने के लिए दबिश डालने की शुरुआत की, लेकिन कत्ल करके कोई घर में बैठता तो है नहीं। तो 4 में से 2 पुलिस को नहीं मिले, अमन और रोहित पुलिस को नहीं मिले। लेकिन इत्तेफाक से पुलिस की एफर्ट कह लें, इन लड़कों के स्मार्टनेस की कमी कह लें, हालांकि कोई कितना भी क्रिमिनल स्मार्ट हो, पुलिस को आउट स्मार्ट नहीं कर सकता, वो चकमा नहीं दे सकता। तो पुलिस ने फाइनली विक्की और दीपांशु को पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद जब इनसे पूछताछ की तो जैसा कि हर मामले में होता है, इन्होंने पुलिस को पहले भरगलाने की कोशिश की, झूठ बोला। लेकिन जब पुलिस ने इनके साथ सख्ती की और इनको बताया कि तुम्हारे मोबाइल फ़ोन की लोकेशन से लेकर तमाम डंप डेटा और तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद है, तो फिर इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कत्ल के पीछे विक्की, दीपांशु, अमन और रोहित ही थे। अब सवाल यह है कि विक्की या दीपांशु की, ये जिस लड़के का कत्ल हुआ अंकित चौधरी, उससे क्या दुश्मनी थी। तो जब इनसे पूछताछ हुई तो कहानी फिर से घूमकर उसी 360 डिग्री पर आकर रुक गई, और पता चला कि अंकित चौधरी के कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि अंकित ने जिस कपिल सैनी नाम के लड़के की हत्या की थी उसके बुजुर्ग पिता हैं। 60 साल के बुजुर्ग पिता, जिन्होंने अपने बेटे की हत्या का बदला लेने के लिए विक्की और उसके दोस्तों को पूरे 4 लाख रुपए की सुपारी दी थी। खास बात यह है कि अंकित ने जब कपिल सैनी की हत्या की थी उसके बाद तो वो जेल चला गया था, लेकिन कुछ महीने जेल में रहने के बाद उसे ज़मानत मिल गई और ज़मानत पर वो वापस आ गया था। लेकिन वापस आने के बाद वो गांव में फिर से घूमने लगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल बैकग्राउंड का तो था ही, तो चौड़े से रहने लगा। चौड़े से मतलब पूरे ठसक से और दबंगई के साथ। ये बात देखकर जो कपिल, जिस लड़के की हत्या उसने की थी, उनके पिता को बड़ी तकलीफ होती थी। 60 साल के बुजुर्ग पिता, उनके जवान बेटे की हत्या हुई और पता चला कातिल आंखों के सामने गांव में घूमता फिर रहा है। वो पूरे लीगल सिस्टम से जो है वो थक चुके थे, हार मान चुके थे। उनको लगा कि भाई जब मेरे बेटे का कातिल इतनी आसानी से बाहर आ सकता है तो इंसाफ तो हुआ ही नहीं, पता नहीं कब सज़ा होगी, कितने साल लगेंगे। फिर उस बुजुर्ग पिता ने यह तय किया कि वो अपने बेटे के कातिल की हत्या जो है या तो खुद करेगा या किसी से करवाएगा। इत्तेफाक से इस कोशिश में वो लगे हुए थे, और इसी कड़ी में उस बुजुर्ग पिता की मुलाकात विक्की से हुई। विक्की एक पुराना क्रिमिनल था और विक्की को उन्होंने 4 लाख रुपए की सुपारी देने की बात कही। इस कहानी का कुछ एक और पहलू है जो आपको जानना चाहिए। 4 लाख की सुपारी देने की बात हुई थी, और एडवांस कितने दिए गए थे? सिर्फ 4,000 रुपये, महज 4,000 रुपये। और इन 4,000 रुपयों से इन कातिलों ने पहले शराब खरीदी और 3 नए चमचमाते हुए चाकू खरीदे, जिन चाकुओं से वो अंकित चौधरी की हत्या करने वाले थे। इसके बाद इन्होंने अंकित चौधरी को शराब के लिए न्योता दिया, ड्रिंक्स के लिए ल्यूर किया। और आप जानते हैं जो लोग शराब पीते हैं उनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि शराब का कोई न्योता मिले तो वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाते। यही वजह है कि बड़े बुजुर्ग जो है नशा से दूर रहने की सलाह भी देते हैं। तो अंकित को इस बात का दूर दूर तक कोई आभास नहीं हुआ कि जो विक्की पड़ोस के गांव का रहने वाला है वो उसे अगर शराब पीने के लिए और पार्टी करने के लिए बुला रहा है, और वो भी गांव के
एक सुनसान जगह पर शमशान के आसपास, तो इसके पीछे उसकी कोई चाल या साजिश हो सकती है, इसके बारे में अंकित को दूर दूर तक कोई गुमान नहीं था। उसे कोई खतरा नहीं महसूस हुआ। अंकित जो है विकी और उसके दोस्तों के बुलाने पर अपने ही गांव के शमशान घाट के पास गया। वहाँ पहले इन 5 लड़कों ने बैठकर जमकर दावत उड़ाई, शराब पी। 4 लोग तो कत्ल के इरादे से आए थे, 5वें का कत्ल होना था, तो इन चारों ने कम शराब पी और ये जो अंकित है उसे इन लोगों ने ज़्यादा शराब पिलाई। जब वो ज़्यादा नशे में हो गया, नशे में जब उसका खुद पर काबू नहीं रहा, बेकाबू सा हो गया, तो फिर इन 4 लोगों को लगा कि यही सही मौका है कि अब हम उसकी जान लें। फिर इन लोगों ने अपने पास जो चाकू मौजूद थे, 3 चाकू इन्होंने खरीदे थे, 1 या 2 लड़कों ने अंकित को काबू किया, पकड़ा और बाकी लोगों ने ताबड़तोड़ उस पर चाकू बरसाए। इतने चाकू बरसाए कि अंकित की वहीं मौके पर ही मृत्यु हो गई और बहुत ह्यूज ब्लड लॉस हुआ, बहुत वाइटल ऑर्गन डैमेज हो गए। असल में ये जो किलर्स है ये इंश्योर करना चाहते थे कि अंकित किसी भी कीमत पर जिंदा ना बच पाए। उसके पीछे 2 वजह थी। एक तो ये कि अंकित अगर जिंदा बच जाता तो जाहिर सी बात है दुश्मनी की ये कहानी और आगे बढ़ती, हो सकता है कल को इनका कत्ल होता, तो इसीलिए वो इंश्योर करना चाहते थे कि अंकित की हत्या हो ही जाए। और दूसरा ये कि जब 4 लाख रुपए की सुपारी मिली है, बेशक पैसे नहीं मिले थे, 4,000 ही मिले थे, लेकिन उनको यकीन तो था कि 4 लाख की सुपारी मिली है तो वो पैसे मिलेंगे, तो इसीलिए वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहते थे और उन्होंने अंकित की हत्या कर दी। तो इस तरह से पुलिस ने, रुड़की पुलिस ने, हरिद्वार पुलिस ने इस केस को 48 घंटों में सॉल्व करने में कामयाबी हासिल कर ली। एक ऐसे मामले को जिसमें इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सिवाय कातिल की पहचान होने के और कोई सुराग या एविडेंस नहीं था, लेकिन पुलिस ने कड़ियाँ जोड़ी, दोस्ती दुश्मनी की कहानी पता की, टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली और आखिरकार न सिर्फ किलर्स का यानी कत्ल करने वाले बदमाशों का पता किया, बल्कि कत्ल जिसने करवाया उस बुजुर्ग आदमी का भी पता करने में पुलिस कामयाब रही। और जो कहानी सामने आई वो बड़ी दुखद थी। वो कहानी हमारे लीगल सिस्टम पर सवाल उठाने वाली कहानी है, जिसमें एक बुजुर्ग पिता इस बात को लेकर बहुत हताश या निराश हो जाता है कि उसके बेटे का कातिल जो है वो खुलेआम घूम रहा है, तो उसे इंसाफ के लिए कानून पर भरोसा नहीं रहता और वो खुद कानून अपने हाथों में ले लेता है। मैं लीगल सिस्टम की ढिलाई पर सवाल उठा रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, ये तो अपनी जगह है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई कानून हाथ में ले और अपराध करे। तो कपिल सैनी के बुजुर्ग पिता ने जो भी फैसला किया, उस फैसले को किसी भी कीमत पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकते कि बेटे का कातिल घूम रहा था तो हत्या करवा दी, सही किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हत्या करवाना या कोई भी अपराध करना वो अपने आप में एक बड़ी बात है, अपराधी है और उसकी सज़ा तो होनी तय है और बहुत कड़ी सज़ा होगी। इसीलिए मेरे हिसाब से अपराध का रास्ता चुनना सही नहीं है, चाहे वजह जो भी हो। अगर आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो आप कानून के दरवाजे पर एक बार नहीं 100 बार दस्तक दीजिए, अपनी हर कोशिश कीजिए, लेकिन अपराध का रास्ता मत चुनिए। इस कहानी का मैसेज इन नटशेल वही है। तो आज के लिए इतना ही।